हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। और आपको यदि मेरी आवाज़ आ रही है तो आप भी कमेंट बॉक्स में मुस्कुरा कर मुझे गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। नमस्कार, आज आप सभी का अभिनंदन है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एक्चुअली कल नहीं, हमने परसों डिस्कस कर लिया था, क्योंकि हमें कुछ तैयारी करनी थी काकोरी कांड की। और ये काकोरी कांड जो है वो एक दिन में नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको गैदर कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था। गुड मॉर्निंग आकांक्षा गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग नैन्सी जी, निगम जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रीति जी नमस्कार। आई एम वेरी गुड। आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आगे की कहानी को हम बढ़ाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ये हमारी जो लास्ट एपिसोड्स हमने डिस्कशन हुआ था वो हमने देख लिया था कि HRA नाम का एक आपका संगठन बन रहा है, एक इंस्टीट्यूशन बन रहा है, एक संगठन बनता है। और इस संगठन की यदि हम बात करें तो इसके कुछ उद्देश्य थे और इसका उद्देश्य था कि अब हमें जो है ब्रिटिश सत्ता को हटा देना। इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे।
और हमने ये देखा था कि इनका इन्फ्लुएंस कहाँ से आएगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे और दे आर वेरी वेल, दैट मीन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या रिवोल्यूशन जो हो रहा है या क्रांति जो हो रही है उससे काफी ज्यादा ये लोग जो है प्रभावित हैं। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरह की घटनाएं आपको यहां देखने को मिलेंगी। और यहां पर हमने देखना है, एक मिनट क्वालिटी बढ़ा दूं, ओके। तो इस तरीके से हमने इन घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की थी। हमने कुछ मेंबर्स के बारे में बात किया था। सचिंद्र नाथ सान्याल, ही वाज द पर्सन, ठीक है, जो एक बंदी जीवन नाम की एक बुक लिखते हैं। मतलब बंदी जीवन दैट मीन्स कि किस तरीके से कोई व्यक्ति जो है आपका बंदी हो सकता है ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत, और अब हमें उसी को समाप्त करना है, इस ब्रिटिश रूल को समाप्त करना है। इसके बाद हम देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ही वाज टॉकिंग अबाउट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कुछ इस तरीके के डायलॉग्स आप देख रहे हैं, देखना है बाजुए कितना है जोर, कितना बाजुए कातिल में। गुड मॉर्निंग शिवांगी जी, ठीक है। और इन तमन्नाओं के साथ जो है वो हम देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है अपनी कुछ बात कह रहे हैं, लोगों में जोश जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो देखते हैं कि वक्त आने पर भी बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या बिस्मिले दिल में है, ठीक है। मतलब बिस्मिल के दिल में क्या है ये हम सब बता देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम देखेंगे तो ये वक्त कब आएगा, ये काकोरी कांड में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द पर्संस, योगेश चंद्र चटर्जी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलता, हालांकि आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, आगे चलकर राज्यसभा के मेंबर भी बनते हैं और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इनसे जुड़े हम देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद इज नथिंग बट, इनके बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आजाद आजाद ही रहेगा, कभी इनको पकड़ नहीं पाते अंग्रेज। तो देखेंगे, आगे देखते हैं, समझते हैं। पहुंचते हैं काकोरी। काकोरी क्या है? काकोरी एक घटना जो कि ट्रेन्स की लूट से संबंधित है। ट्रेन्स मतलब कह सकते हैं ट्रेन जो आपकी लखनऊ से होकर जा रही थी सहारनपुर की ओर, और ये घटना है 9 अगस्त 1925 की, ठीक है। ट्रेन को लूटने से संबंधित घटना है। अब आप देखिए 8 अगस्त और 9 अगस्त फिर से एक इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, ठीक है। और ये आगे चलकर हमें क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेगी, और आगे चलकर यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो जीएसटी भी इसी दिन पास होता है। तो थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपको जल्दी से डेट्स याद हो जाएंगे। और ये ट्रेन को लूटने से संबंधित घटना है। ये ट्रेन का नाम है 8 डाउन ट्रेन, ठीक है। अप और डाउन होते हैं तो 8 डाउन ट्रेन, ठीक है। और ये जगह है काकोरी। लखनऊ से सहारनपुर की ओर जा रही थी ये ट्रेन, और इस ट्रेन को एक जगह पर लूट लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन में ही क्रांतिकारी दल जो है वो आपका चढ़ गया था सामान्य पैसेंजर की तरह। गुड मॉर्निंग रजीत जी, राधे राधे, नमस्कार। और इस ट्रेन को लूटने की घटना यहां पर अंजाम देते हैं, और काकोरी नाम के स्थान पर जो कि यूपी के पास में है, ये आपको लखनऊ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा आपको। वहां पर इस ट्रेन को लूटने की कोशिश की जाती है। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, काकोरी में गया हूं, ठीक है, और वहां से आप जाकर समझ सकते हैं। और काकोरी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज जगह बताता हूं, दैट इज मलिहाबाद, ठीक है। यदि आप जो है लगभग आप 60 किलोमीटर दूर जाते हैं तो एक मलिहाबाद मिलता है। एंड मलिहाबाद इज वेरी वेरी फेमस फॉर द मैंगोज, ठीक है। मतलब काफी प्रसिद्ध है वहां के आम। यदि आपको जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए, और शायद कोई यदि आप वहां यूपी से हैं उस क्षेत्र से तो आप हमें और जानकारी दे सकते हैं, बहुत बेहतर होगा। मलिहाबाद में मैं गया हूँ, ठीक है। काफी सारे आम के बागान आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ये लोग जो है वो ट्रेन लूटने की कोशिश करते हैं काकोरी में, ठीक है। स्वर्ण सिंह, अंकल सिंह जो यहाँ पर इसमें शामिल, इसमें अब शामिल कौन कौन है? इसमें शामिल आप देखेंगे देयर आर द लॉट्स ऑफ पीपल आर दैट मींस इन्वॉल्विंग इन दिस काइंड ऑफ द कॉन्स्पिरेसीज। स्वर्ण सिंह, ही वाज द अंकल ऑफ द भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहरी, दुर्गा भाभी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, इतने सारे लोग इसमें आपके शामिल होते हैं। सचिंद्र सान्याल, इस सारे के मोहम्मद नाथ गुप्ता, दैट मींस इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये ट्रेन को लूटा जा रहा है, और इस ट्रेन को लूटने के साथ ही ये सरकारी खजाने को लूट कर जो है वो अपना पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम देखिए, तो ये मेन नाम तो आपको याद ही रखने होंगे इस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। एंड दिस इज द स्टोरी, ठीक है। ये 8 डाउन ट्रेन है ट्रेवलिंग फ्रॉम शाहजहांपुर, ठीक है। ये आपका कह सकते हैं शाहजहांपुर टू लखनऊ, ठीक है। ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सहारनपुर उस समय से क्या होता है, उसी से लगा हुआ वाला सेक्शन है। लगभग 8,000 अमाउंट वाज स्टोलन, 8,000 रुपए की चोरी हो रही है, ठीक है। आप देख लीजिए 2021 में 8,000 की वैल्यू क्या है। आप वैसे ही देख रहे हैं कि 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया, तो आप 8,000 देख लीजिए। और याद करो वो दिल्ली में लुटेरा आया था, वो कितना लूट कर चला गया था, इसी में और जीरो लगा दीजिए 2-3, ठीक है।
याद होगा ना, नादिर शाह, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि भाई क्या हो रहा है, स्थितियां कैसी चेंज हो गई। तो हिस्ट्री जो है वो आप देखेंगे उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और कितना कितना वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अंग्रेज पहले से ही लूट चुके हैं, तो बचेगा कितना, 8,000 ही रुपए लगेगा, और 8,000 रुपए को लूटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ठीक है। द रॉबरी वॉज एक्सिक्यूटेड बाय अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी, चंद्रशेखर, दीज आर द लीजेंड है ना, जो इसके पीछे हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। वन पर्सन वॉज किल्ड बाय द, ये तो एक मैंने जस्ट रखा हुआ है, इतना याद नहीं रखना, बट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि कुछ लोगों को दैट मींस फांसी दे दी जाती है, जैसे बिस्मिल लाड़ी और रोशन सिंह, ठीक है। और काला पानी की सजा दी जाती है सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द पर्सन जिनको 2 बार काला पानी का सजा मिलता है, ऐसा कुछ है इनके बारे में कि वहां से भाग भी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी देखने को मिलेगी, और कई लोगों को जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। तो ये काकोरी नाइट की या काकोरी घटना जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। 9 अगस्त 1925 की ये घटना होती, ठीक है। ये हमने देखा। अब काकोरी षड्यंत्र के बाद हम देखते हैं कि काफी लोगों को जो है जेल में डाल दिया जाता है। 17 पीपल्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 लोगों को क्या कर दिया जाता है, आपकी फांसी दे दी जाती है। 4 लोग जो हैं हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, वक्त आने पर बता देंगे, वही भाई साहब हैं, ठीक है। इसके बाद अशफाक उल्ला खान, ठीक है। इसके बाद रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी। ऑल दीज आर द लीजेंड दैट इज बिहाइंड द दिस कॉन्स्पिरेंसी। इस कॉन्स्पिरेंसी के पीछे ये जो लोग थे उनको ये क्या है, मतलब फांसी दे दी जाती। तो कम से कम इन 4 के नाम तो याद दीजिए। कई बार क्या होता है इस तरीके से वो मैच द कॉलम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा आप याद रखें। अब देखिए HRA जो हमने देखा है, HRA जो है उसके मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है पकड़े जाते हैं, या उनको जेल हो जाती है, या उनको हम कह सकते हैं कि मतलब उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रेन की या डकैती के समय पर क्या होता है कि एक क्रांतिकारी का एक शॉल जो होता है वो आपका छूट जाता है, ठीक है। शॉल छूट जाता है, और शॉल में से ही वो लोग जो है वो धोबी का पता कर लेते हैं जो आपका कपड़े धोता है, और उसके द्वारा जो है वो कॉन्स्पिरेंसी का मतलब दैट मीन्स एक्सपोज हो जाती है, और इस तरीके से जो है लोग पकड़े जाते हैं, मतलब, और इनको जेल या फांसी या काला पानी जैसी व्यवस्थाएं दैट मीन्स देखने को मिलती हैं। क्लियर है। इन सच कंडीशंस HRA जो है वो अब खत्म हो गया है। जो लोग बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसी में एक और संगठन की स्थापना करते हैं जिसे सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाएगा। इसमें बस S जोड़ दीजिएगा, और ये S जो है वो सोशलिस्ट, और ये सोशलिस्ट कहां से आया है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 से आया है। समझ में आया? सॉरी, लास्ट मतलब परसों जब हम क्लास ले रहे थे, कल तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था कल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और परसों एक किसी ने कमेंट किया था वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कमेंट किया था, और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको यही बोल रहा हूं कि यदि आपको पढ़ना है या आपको, क्योंकि इस कोर्स के अंतर्गत वो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो हम एग्रीमेंट है वो नहीं है हमारा। यदि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है तो आप जो है कमलाक्ष सर से बात कर सकते हैं, और यदि होगा तो फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका कमेंट का आंसर देना भूल गया था, मतलब वो एंड ऑफ मूवमेंट था शायद, तो इस वजह से कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो गॉट इट माई पॉइंट्स। देयर इज ए हिंदुस्तान। हाँ ठीक है आकांक्षा जी, तो ये एक बार थोड़ा आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा सर से, क्योंकि कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत जो है वो थोड़ा सा हमें उनका पालन करना पड़ता है। सम काइंड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन वी नीड टू बी फॉलो, जैसे मास्क पहनिए, ठीक है। और तो वैसे ही कुछ हमारे भी यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उस कंडीशंस को थोड़ा सा आप वहां डिस्कस कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई कैन नॉट कम्युनिकेट यू डायरेक्टली, मतलब थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। HSRA संगठन की स्थापना होती है सितंबर 1928 की घटना होती है। अब आप देखेंगे इसमें मेन जो लीडर हैं वो आप देखेंगे वो कौन है, उसमें आपके आजाद हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है भारत में, अब हम देखेंगे कि सामाजिक सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना करना। अभी वहां हम देख रहे थे फेडरल की बात कर रहे थे, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू दैट मींस अब हमें जो है सामाजिक गणतंत्र की स्थापना करना। रिपब्लिक तो है लेकिन यहां पर सोशलिस्ट जुड़ गया है, और इसका प्रभाव कहां से आ रहा है, दिस इंपैक्ट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। जो रशिया में क्रांति हुई है उसका प्रभाव हम यहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली रशियन के रिवॉल्यूशन से ही मुझे ये पॉइंट आपका याद आया, कल वाला पॉइंट, परसों वाला।
And Firozshah Kotla, do you remember Firozshah Kotla? And Firozshah Kotla, that was the fort, that was the area that was developed by the Firozshah Tughlaq in the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के दौरान इसकी स्थापना की थी, हमने ये देखा था। और इससे रिलेटेड कौन है अब हमें देखने को मिलेंगे? भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, दैट मींस सिन्हा साहब, शिव कुमार एंड जयदेव कपूर। ऑल दीज लीजेंड्स दे आर दैट मींस पार्टिसिपेटिंग इन दिस HSRA। तो देखिए याद रखने का याद सबसे अच्छा तरीका HRA, और HRA के बाद होगा HSRA, ठीक है ना। हालांकि आप देखेंगे कि HSRA दैट मींस ओनली सोशलिस्ट, ठीक है, कनेक्शन जुड़ेगा। HRA की घटना है आपकी काकोरी इंसिडेंट, और ये है HSRA। अब HSRA क्या करेगा? HSRA भी कुछ ऐसे काम करेगा। ये है मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक वाला फोर्ट, और ये है वो वाला पिलर। डू यू रिमेंबर दिस पिलर इज टकिंग, दैट मींस दिस इज कनेक्टेड विद द अशोक एज वेल। अशोक के पिलर याद है कि नहीं है? ठीक है, 7 पिलर, ठीक है। थोड़ा सा इतिहास को थोड़ा सा झांकना पड़ेगा आपको, और इतिहास को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं बार बार कनेक्ट करने की ही बात करता हूं, और कुछ पिक्चर्स और कुछ माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दिस पिलर दैट वाज टोपारा से लेकर आया गया था, याद करेंगे आप तो, दिल्ली टोपारा और दिल्ली मेरठ, ठीक है, 2 आपके अभिलेख थे, और इनके टाइम पर आपको कनेक्ट करना होगा। एंड दिस इज द पिलर, ठीक है, डू यू रिमेंबर? तो ये भी एक पिलर ही है। Bhagat Singh, that means, ठीक है, and the HSRA, they are the Lezenbergs, ठीक है, and they are doing some kind of the republic work, correct है, very good, ठीक है, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं। HSRA के काम क्या है? HSRA का पहला काम है सॉन्डर्स को हम मार देंगे। सॉन्डर्स कौन है? सॉन्डर्स जो है हमें देखने को मिलेगा साइमन कमीशन। हालांकि ये घटना अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बस साइमन कमीशन आएगा, और साइमन कमीशन का हम विरोध करेंगे, उसको हम दैट मींस, ठीक है, उसका विरोध करेंगे। और विरोध करने के लिए लाहौर में है हमारे लाला जी, और लाला जी मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जब इसका विरोध करेंगे तो सॉन्डर्स यहां पर लाठीचार्ज का आदेश दे देता है, और सॉन्डर्स की लाठीचार्ज की वजह से हमें देखने को मिलेंगे हमारे लाला जी एग्जीक्यूट खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इस डेथ का बदला लिया जाएगा, कौन लेगा? बोला भगत सिंह लेगा। भगत सिंह क्या करेगा? बोला कि हम सॉन्डर्स को मार देंगे लाहौर में उसको, और दिसंबर 1928 की एक घटना होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह का एक और कारनामा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके से हम देखते हैं हाउ दैट मींस द नेक्स्ट वर्क ऑफ द HSRA। और क्या कर रहा है वो? लोगों को जगाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर एक बम फेंक देते हैं, और ये बम जो होता है 8 अप्रैल 1929 को फेंका जाता है। 8 अप्रैल 1929 दैट इज द टाइम, ठीक है, जब हम देखते हैं कि असेंबली में बहस चल रही है, और असेंबली में बहस चल रही है, उसी समय 2 व्यक्ति आते हैं, 2 नौजवान आते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, यदि आपको मौका मिलता है तो संसद भवन जरूर जाइए। संसद भवन में आज की डेट में आप जो है कुछ चीज लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इवन यू कैन नॉट, आप झुककर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। आप सोचें कि आप पैर क्रॉस करके बैठ पाए तो पैर क्रॉस करके भी नहीं बैठे जाते हैं, आपसे मतलब हर चीज ले ली जाती है। क्योंकि आप में यदि क्रांतिकारी हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर, तो आप कुछ ना कुछ वहां पर फेंक सकते हैं, पर्चा फेंक दें, कुछ फेंक दें, तो ऐसा नहीं ले जाने दिया जाता आज की डेट में। आज की संसद की मैं बात कर रहा हूं। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है वो असेंबली में बम फेंकते हैं, और इसका उद्देश्य जो होता है कि हमारी मांग है, हमारी जो डिमांड है, उसको लोगों को, जनता को बताना। सोई हुई सरकार को ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, मतलब बताने की कोशिश करते हैं। और इस समय ड्यूरिंग दिस टाइम जब ये बम फेंकते हैं, हालांकि बम का उद्देश्य किसी को घायल करना नहीं होता है, और उस समय हम देखते हैं कि देयर वाज दैट मींस एक डिस्कशन चल रहा होता है, एक डिबेट चल रही होती है, और डिबेट होती है पब्लिक सेफ्टी बिल। मैंने आपको बताया था पब्लिक सेफ्टी बिल, दैट वाज द बिल दैट वाज रिलेटेड टू द स्वराजिस्ट पार्टी ऑसवेल्ट। हमारे अरविंद केजरीवाल झाड़ू वाला याद है, ठीक है, और उनके द्वारा इस बिल का विरोध किया गया था। मैंने आपको जोड़कर बताया भी था, तो ये कहानी यहां से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल वाज द दैट मींस डिस्कशंस, ठीक है, इनके बारे में डिस्कशंस या विवाद या घटनाएं चल रही थी। कहां पर? पार्लियामेंट हाउस में। और पार्लियामेंट में उसी समय भगत सिंह और ये बम फेंक देते हैं। बम फेंकने के बाद के साथ ही कुछ पर्चे ये डालते हैं, ठीक है, HSRA, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, मैंने एक रखने की कोशिश की है। हालांकि ये है 8 अप्रैल 1929 का, बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह, ठीक है। और ये आपका
ये बम फेंक दिया जाता है, उसके रिलेटेड कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनको आप जोड़ना सीखें और जितना जोड़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए हमने सैंडर्स को मारा, ठीक है, 1928 के आसपास, ठीक है, और सैंडर्स के मारने के बाद हमने बम फेंका लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंकते हैं तो उस समय जो है भगत सिंह को पकड़ लिया जाता है और भगत सिंह को कैद कर लिया जाता है, और उन पर जो केस चलाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वो केस है लाहौर केस। और लाहौर केस क्या है? लाहौर केस इज नथिंग बट दैट इज द डेथ ऑफ द सॉन्डर्स। सॉन्डर्स की हत्या का केस चलाया जाता है भगत सिंह पर और इस तरीके, और बटुकेश्वर दत्त पर। इस तरीके से ये घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो पकड़ाए गए हैं किस में? बम फेंकने के जुर्म में, लेकिन आपको एग्जीक्यूशन किस में दिया जा रहा है? आपको वो देखने को मिलेगा HSRA। बाद में हम और देखते हैं कि और भी कई लोगों को पकड़ लिया जाता है। HSRA मेंबर्स वर द स्यू अंडर लाहौर कॉन्स्पिरेंसी, उन पर जो है मुकदमा चलाया जाता है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग पकड़े जाते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। एक्चुअली इनमें से एक जो है गद्दार होता है, जिसे हम देखते हैं ना, हालांकि इन पर ज्यादा चर्चा की नहीं जाती है। हमारा देश ऐसा ही है, ठीक है, जो लोग मतलब क्रांति के लिए शहीद हो गए या चले गए हैं उनको ज्यादा याद नहीं किया जाता, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम। तो आगे हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है कि इन क्रांतिकारियों, रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन आपको देखने को मिलेगा, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, ये सब घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और इस वजह से मतलब उन्हें खाना भी अच्छी तरीके से नहीं दिया जाता। ह्यूमन राइट्स पता नहीं कहां था, यहां सो रहा होगा या जो कुछ भी था। तो HSRA के जो सदस्य हैं वो हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, और वो कहते हैं वी नीड ए काइंड ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं हमें जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा दीजिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मतलब क्या है? राजनीतिक कैदी। और राजनीतिक कैदी का दर्जा का मतलब यह है कि थोड़ा सा हमें VIP ट्रीटमेंट आप दीजिए, ठीक है, ऐसा मारा पीटी नहीं चलेगा, खाना जो है थोड़ा सा अच्छा दीजिए आप, ठीक है। और इस तरीके से ये डिमांड करते हैं अपनी हंगर स्ट्राइक के दौरान। और इसी हंगर स्ट्राइक में एक व्यक्ति जो है वो खत्म हो जाएंगे, और उनका नाम है जो है जतिन दास। 64 डेज की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को जतिन दास जो हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं। और जतिन दास का जब शव मीन्स जो है उनकी डेड बॉडी जब कोलकाता आती है, कोलकाता से रिलेटेड होते हैं, तब जो है हजारों लाखों लोग जो है उनकी भीड़ दैट मीन्स इकट्ठी हो जाती है, जैसे कोई शहीद जो है वो सो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से घटना आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए अब क्या होता है, ये एक्चुअली कनेक्शंस जोड़ेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये संगठन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये जैसे ये आपके खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद हम देखें अब ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या है, दैट मींस ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स मैंने आपको बताया था जो गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी डिमांड कर रहे थे जब उन्होंने बोला कि हम सेकंड फेज लॉन्च करेंगे, किसका? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सेकंड फेज लॉन्च कर देंगे, आप हमारी डिमांड पूरी कर दीजिए। डिमांड क्या? हमारी डिमांड यही है कि हमारे जो कैदी जो नॉन कोऑपरेशन में गिरफ्तार किए हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए, उनको आप जो है छोड़ दीजिए और उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा दीजिए। मतलब हम अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, वो हम कोई चोर डकैत या क्रिमिनल्स नहीं है। ये वाली डिमांड पर गांधी जी करते हैं। सेम डिमांड पॉलिटिकल प्रिजनर्स की कौन कर रहे हैं? भगत सिंह एंड द साथी, ठीक है। और भगत सिंह और उनके साथी यही बोलते हैं कि हम अपनी डिमांड्स जो है, हम अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे, हाँ हमारा तरीका अलग है। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि इनको जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज भी कहा गया। तो भाई किसी की हत्या कर देना वो तो टेररिज्म के अंतर्गत आएगा, तो ब्रिटिशर्स जो है वो इसे टेररिज्म के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है इसे क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय द फोर्स, बल को बल के द्वारा ही रोका जाएगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। यही इनकी विचारधारा, यही इनका कंसेप्ट था। और 27 मार्च, एक्चुअली 27 फरवरी, ठीक है, दैट मीन्स फरवरी है ये एक्चुअली 1931 के आसपास हम देखते हैं कि एक घटना होती है, और इस घटना में हम देखेंगे आजाद जो है अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। आजाद जो हैं एक दिन एक मीटिंग के लिए आते हैं अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, ठीक है, 27 फैब, ठीक है, इन 1931। और यहाँ पर एक सूचना मिलती है, और सूचना मिलने के दौरान, ठीक है, पुलिस की एक आपकी मुठभेड़ होती है, और एक एनकाउंटर में भगत सिंह आजाद को जो है वो दैट मीन्स पकड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन आजाद तो आजाद हैं, वो अपने आप को गोली मारकर अंग्रेजों से पकड़े जाने से अच्छा है कि खुद ही गोली मारकर जो है एग्जीक्यूट हो जाए कहीं ना कहीं। इस तरीके से वो फाइनली 27 फरवरी 1931 को, ये थोड़ा डेट यहां पर गलत आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। 27 फरवरी को इनको
ये अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, और इस तरीके से हम इनको कह सकते हैं। ये मैंने वो रखा है, ये यहीं पर मीटिंग, यहीं पर एक स्मारक बना हुआ है, कभी आप जाने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, ठीक है। और अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों को क्या हुआ। तो शहीद भगत सिंह जो हैं उनको भी फांसी दे दी जाएगी। ये है 31 मार्च 1931 का समय। मार्टायर दिवस या कह सकते हैं जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो 3 शहीदों की याद में मनाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। और इनको जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा सॉरी 23 मार्च है, 23 मार्च है, सॉरी करेक्ट करिएगा, 23 मार्च 1931 शहीद दिवस, ठीक है। और इन 3 लोगों को जो है फांसी दे दी जाती है। हालांकि फांसी का दिन जो है वो 24 मार्च होता है, लेकिन एक दिन पहले ही इन्हें निर्धारित समय से वो उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में मैं बता देता हूं। जनता द्वारा जनता के लिए हो सकती क्रांति, दैट मींस द मीनिंग ऑफ द क्रांति, ठीक है। अब देखिए क्रांति का मतलब क्या है। अब आप देखेंगे भगत सिंह के समय तक जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका है। एंड दिस काइंड ऑफ द रिवॉल्यूशन दैट वाज वेरी वेरी मच इंपैक्टेड टू द पीपल्स, ठीक है, और जनता को काफी प्रभावित कर रहे हैं। और ये बहुत ही यंग है, नौजवान है, और इस तरीके से वो अपनी जो है आप देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपकी, अब आप देखेंगे बिलीव भगत सिंह जो है, जब उनको उनकी फांसी की सजा निर्धारित कर दी जाती है, तो वो उस समय जो है वो जो लेनिन की जो बुक है वो उसी को पढ़ रहे होते हैं, सब कम्युनिज्म, ठीक है, साम्राज्य। तो इन पर एक काफी प्रभाव होता है कम्युनिज्म का, जो हमने सोशलिस्ट को देखा, तो उस चीज को आप यहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। दैट इज द व्हाई भगत सिंह हेल्प स्टेबलाइज पंजाब नौजवान भारत सभा। 1926 में एक संगठन ये बनाते हैं, हर व्यक्ति संगठन बना रहा है, आपने देखा होगा, हर व्यक्ति की एक पार्टी है। और यहां पर पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में एक विंग के रूप में देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पंजाब नौजवान भारत सभा से जुड़े हुए कौन है, भगत सिंह, ठीक है। कई बार मैच द कॉलम में वैसे इस तरीके से देखने को मिलता है। 1925 या 1925 की जो घटना हमने देखी है, उस घटना के बाद देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है जो कांग्रेस, अब देखिए मैं बैकग्राउंड में वापस आता हूं, और बैकग्राउंड में वापस कहां से आता हूं, दैट मींस ठीक है 1925 दैट वाज अ टाइम सी आर दास। डू यू रिमेंबर सी आर दास? हमारे कौन, हमारे अरविंद केजरीवाल, झाड़ू वाला की मैं बात कर रहा हूं। और इनकी डेथ हो जाती है 1925 में, और इसी की वजह से क्या होता है कि कांग्रेस में भी 2 गुट बनने को देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा डिवीजन देखने को मिलेगा। जो अभी आप कांग्रेस देखते हैं दैट इज बिल्कुल, ये तो अलग ही है, ठीक है। इसमें तो कंसेप्ट ही अलग अलग है, कौन कहां कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1925 के बाद भी क्या होता है कि इनमें भी 2 गुट देखने को मिलते हैं, और बंगाल जो कांग्रेस है वो 2 भाग में टूट जाती है। एक जो है अनुशीलन समूह होता है, और एक होता है युगांतर, जिसमें आपके सुभाष चंद्र बोस कह सकते हैं, ठीक है, और ये GM सेनगुप्ता। मोटे तौर पर हमें ये देखना है कि डिवीजन हो रहे हैं अब इन्हीं में से या डिवीजन होते हैं, और ये जो आपका वैक्यूम बना है, मतलब कहीं ना कहीं 1919 मोटे तौर पर आप देखेंगे 1922 से लेकर 1928 तक, 1922 से लेकर 28 के बीच में एक वैक्यूम आपका क्रिएट देखने को मिलेगा। सेंट्रल में कोई भी लीडर नहीं है, ठीक है। गांधी भी एक समय वैक्यूम है, ठीक है, दैट मींस शिथिल अवस्था में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई लीडरशिप नहीं देखने को मिलेगी। तो होगा ये कि यहां पर लोग अपने अपने यूनियन बना लेंगे, अपने संघ बना लेंगे, और इस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कुछ लोगों ने बंदूक उठा ली, कुछ लोगों ने ट्रेन लूट लिया, कुछ लोगों ने, आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेंगी। जब ये वैक्यूम होगा, और जब ये वैक्यूम आपका देखने को मिलेगा, तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, कई और संगठन देखने को मिलेंगे। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक और संगठन की जो बंगाल से रिलेटेड है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के फाउंडर जो हैं वो हैं हमारे सूर्य सेन, जिन्हें मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं सूर्य सेन, दैट मीन द मास्टरदा, ठीक है, जैसे दादा है ना, वैसे ही आपका दादा मास्टरदा, ठीक है। तो वहीं से सूर्य सेन, ठीक है, सूर्य की तरह चमक रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। और सूर्य सेन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में खत्म हो गया था भैया, फिर क्या करें, ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, ना आपका ट्विटर है, फिर क्या करोगे, कैसे चिड़िया उड़ाओगे। इन सच कंडीशन भैया ये लोग क्या करेंगे, अपनी आर्मी बना लेंगे। भैया आर्मी क्या है, बोला अरे यार ठीक है, अब तो क्या करना है, ठीक है, हमें क्रांति का रास्ता अपनाना होगा, अब हमें जो है हमें दूसरे तरीके से काम करना होगा, हम एक अपनी आर्मी बना लेते हैं, और हमारी आर्मी का नाम होगा IRA,
ठीक है साहब। तो ये वैक्यूम जहां बना वहां पर ही ये आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और वहां पर हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि मानवतावाद एक क्रांतिकारी अब ये अपने पक्ष में कुछ बात ना कहेंगे भाई, तभी तो लोग जुड़ेंगे। एंड ही वाज द दैट मींस उनको पोएट्री वगैरह पसंद है, ठीक है, और टैगोर वगैरह से काफी प्रभावित हुए हैं। सॉरी क्षमा चाहता हूं, काजी नजरुल इस्लाम, ये मतलब जो एक पोयम से जुड़े हुए किरदार हैं, उनके ये काफी ज्यादा नजदीक थे। तो ये कहीं ना कहीं अपनी बात को बनाने के लिए एक संगठन बना देते हैं और एक क्रांति का दिन निर्धारित किया जाता है। हालांकि हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, और ये लोगों को जोड़ते हैं। और इनके ग्रुप्स में बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें आप गणेश घोष, ठीक है, लोकनाथ बल, ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है, त्रिपुरा सेन, आनंद प्रसाद गुप्ता, विधुभूषण, ये बहुत सारे लोग होते हैं, कल्पना दत्त, प्रीति लता वादेदार। अब यहां पर आप गौर फरमाइएगा, ना केवल आप देखेंगे कि दैट मींस मेल, बल्कि फीमेल भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी इनके ग्रुप्स में। तो महिला और दैट मींस, ठीक है, और पुरुष दोनों ही मिलकर जो है इस संगठन को चलाने की कोशिश करते हैं। बट जितने नाम याद रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश कर लें, ठीक है। लेकिन ये प्रीति लता वादेदार और कल्पना दत्त जरूर याद रख लेना, ठीक है, ये खास है, ठीक है। और आपके सूर्य सेन, ठीक है, चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या करते हैं, एक रॉबरी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी रॉबरी जो है वो पहले से ही लोगों को पता चल जाती है। आप देख रहे हैं कि ये वो टाइम है, ठीक है, जब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वो अपनी सीआईडी या अपनी जो उसकी एजेंसी होती है उसको ज्यादा तेजी से काम करने के लिए लगा देती है, और इनकी जो है जो घटना है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, मतलब वो नहीं हो पाता वहां पर। अब यहां पर हम देखेंगे, ये मैंने बता तो दिया है कि सूर्य सेन जो है वो सूर्य की तरह यहां चमक तो रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में इनका ये ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स इनसे रिलेटेड आपको एक मूवी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सूर्य सेन का किरदार जो है वो हमारे श्री 1008 आप अभिषेक बच्चन को देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा यहां देखेंगे, मैं एक मिनट, ये शायद आपने एक मूवी देखी हो जिसमें इस जो सूर्य सेन की जो घटना है उसको बताने की कोशिश किया, खेले हम जी जान से, आशुतोष गोवारिकर की मूवी है। यकीनन आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो किरदार निभा रहे हैं वो हमारे अभिषेक बच्चन है, ठीक है। और ये क्रांति का दिन जो है, रिवोल्यूशंस बिगिंस December 3, ठीक है, दैट मीन्स 3 दिसंबर को निर्धारित किया जाता है। इससे रिलेटेड एक मूवी है, ये है प्रीति लता वादेदार, और ये हमारी जो दैट मीन्स जो पद्मावती वाली जो किरदार निभाया था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये कल्पना दत्त और प्रीति लता वादेदार के किरदार में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं और ये कहानी को देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वहां से देखेंगे। और ये जो है इनकी ही HRA से, वहीं से संबंधित है, चिटगांव आर्मरी रेड। मतलब जो 3 दिसंबर जो मैंने आपको बताया वो जो है वहां पर आप देखेंगे कि यहां पर उनको छापा मारना है, यहां पर एक रॉबरी करनी है, और वहीं पर आप देखते हैं वहां के शस्त्र को लूटना। चटगांव दैट मीन्स हम बांग्लादेश में देखेंगे, और वहां के एक आर्मरी पर रेड की जाएगी, ऐसा किया जाता है। द रेड द आर्मी ऑफ द पुलिस एंड एग्जीक्यूटिव फोर्सेस फ्रॉम द चिटगांव आर्मरी इन द बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। लेकिन ये भांडा फोड़ दिया जाता है, या भांडा जो है वो ओपन हो जाता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है इस चीज को पहले से ही एग्जीक्यूट कर लेती है, पता कर लेती है। December 3 का समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाता है, सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। फरवरी 1933 के आसपास की घटना है। जनवरी 1934 में उन्हें थोड़ा बहुत खिला मिलाकर, ठीक है, उन्हें फांसी दे दी जाती है। लेकिन इस घटना की वजह से क्या है कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी तेज हो जाती हैं, और एक तरीके से लोगों को संगठित करने के लिए क्या होता है ना कि भाई आदमी तो चला गया, लेकिन उसकी विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं आपको डेवलप होते हुए दिखाई देगी। हालांकि इसमें हमें नहीं जाना। अब हम आते हैं आगे साइमन कमीशन की ओर। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमारे यहाँ पर हम खत्म करते हैं, और अब हम आगे वापस आते हैं हमारे मेन स्ट्रीम में। और हम मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया, जिनका नाम है दैट मीन्स लॉर्ड बिर्किनहेड। लॉर्ड बिर्किनहेड दैट वाज द सेक्रेटरी, ये सचिव होते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, और लॉर्ड बिर्किनहेड, और इस समय है वायसराय लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि
इस समय भारत में एक कमीशन आने वाला है, उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन, और ये 8 नवंबर 1927 को कौन से अधिनियम 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1919 का अधिनियम जो आया था, उस अधिनियम में एक प्रोविजन किया था कि अगले 10 वर्ष के बाद दैट मींस डिस्कस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, मतलब जो संवैधानिक सुधार भारत के लिए हम करने वाले हैं उसको लेकर हम एक समीक्षा करेंगे, हम उसको लेकर एक मीटिंग करेंगे और उसके लिए हम एक कमीशन अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो कमीशन अपॉइंट करेंगे और कमीशंस जो है वो यहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन विशेष बात ये है कि ये कमीशन जो है 1927 में ही अनाउंस कर दिया जाता है, जो इंडिया में 1928 में आता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशंस टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, करेक्ट है। 1919 इस तरीके से ये 1928 में इंडिया आएगा। खास बात ये है कि इसे पहले ही अपॉइंट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है, ठीक है, उसका कारण है यहां पर सरकार का परिवर्तन होना। तो एक्चुअली वहां पर जो पार्टी होती है उस समय जो है वो है कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। ये दो पार्टी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और आप देखेंगे कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और इन्हें ये डर है कि कहीं ना कहीं लेबर पार्टी की यदि सरकार आ गई तो लेबर पार्टी जो है वो इंडियंस के सपोर्ट में शायद कुछ निर्णय दे सकती है। समझ में आया? या इंडिया के सपोर्ट में जो है वो कहीं ना कहीं काम कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज की समीक्षा करने के लिए पहले ही, मतलब दैट मीन लगभग 2 वर्ष पहले ही ये कमीशन अपॉइंट कर दिया, ठीक है। और इसकी जांच के लिए साइमन के नेतृत्व में कुछ लोगों का दल भारत भेजा। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और ब्रिटेन में 2 पार्टीज हैं जो मैंने आपको बताया। तो 1919 के जो अधिनियम है उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि हम कहीं ना कहीं एक कमीशन अपॉइंट करेंगे। और ये मैंने आपको पिछले दैट मीन जब हम 1919 डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको ये पॉइंट के तौर पर रखा था कि अगले 10 वर्ष बाद, मतलब अब वो 10 वर्ष का सफर हमने तय कर लिया है, ठीक है। और ये 10 वर्ष के बाद मोटे तौर पर हम देखेंगे कि कहां से कनेक्ट हो रहा है। तो जो क्या करेगा, हु विल इन्वेस्टिगेट वेयर द एक्ट वाज सक्सेसफुल एंड वेयर द इंडियन इज पोजीशंस टू द प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। कहां तक ये 1919 का जो एक्ट है वो सफल रहा, उसकी जांच या उसकी दिशा क्या होगी, उसकी क्या प्रोग्रेस होगी, इन सब मुद्दों को लेकर एक कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता है जिसका अध्यक्ष होता है वो है हमारा साइमन। और यहां पर ये 2 पार्टी हैं जिनकी मैंने अभी आपको बात की है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये 2 पार्टीज अभी भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं किस तरीके से कहानी चल रही है, करेक्ट है। अब यहां पर लेबर पार्टी थोड़ी सी लिबरल है, ध्यान दीजिएगा, उसकी जो विचारधारा है वो लिबरल है, ठीक है। लिबरल मतलब दैट मींस उदार होगा, तो वो कहीं ना कहीं इंडियंस को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है। और भारत को आजादी मिलती है वो लिबरल पार्टी के समय मिलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन जोड़कर किस तरीके से हम देख सकते हैं। साइमन कमीशन दैट वाज अपॉइंटेड इन द आपके नवंबर 1927 और ये भारत में आते हैं और ये भारत में जांच करेंगे। तो ये आएंगे 1928 में, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि 2 वर्ष पहले ही जो है उन्हें आशंका थी कि 2 वर्ष पहले लेबर दल की सरकार भारतीय समर्थक दलों और वैधानिक आयोग नियुक्त कर सकता है। ये मैंने अभी आपको कारण बता दिया है। और 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट कर देती है। ये भी हम देख चुके हैं। और ये हैं हमारे साइमन साहब, ठीक है। और ये हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। और ये लिबरल दैट मींस पार्टी से आते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहां से देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको सभी पार्टियों के दल, कंजर्वेटिव, ठीक है, लिबरल, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिलेंगे एटली साहब, ठीक है। और एटली साहब भी जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और आगे चलकर यही एटली साहब जो हैं वो हमारे भारत की आजादी की घोषणा करने वाले हैं। तो ये आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। सांसदों में से ही तो आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी नाम आपको याद रखने तो रख सकते हैं, अदरवाइज में से जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप गौर फरमाएंगे तो यहां पर ये तो क्या है, प्रेसिडेंट हो गया या चेयरमैन हो गया या अध्यक्ष हो गया। लेकिन आगे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1+6 की बात करेंगे तो 1+6 में कोई क्या इंडियन है, नहीं है। देयर वाज नो इंडियंस इन द कमीशन, ठीक है। कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं है। एंड इंडिया दैट मींस द पीपल ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज एक्सपेक्टेड कि भैया कि हमारे घर की जांच कर रहे हो और हमारे घर की जांच में हमारे घर का ही कोई व्यक्ति नहीं है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करने वाली है, इस चीज का विरोध करने वाली है। और बाकी लोग भी इसका विरोध करेंगे, भैया कि जो आपके घर में यदि मान के चलिए
कि ये तो वही हुआ कि आपके घर की इंटीरियर हो रहा है और आपके घर के सदस्यों को ही नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से द पीपल ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अपोज दिस कमीशन। जहां जहां साइमन कमीशन जाएगा उसका विरोध शुरू हो जाएगा। कांग्रेस का पक्ष यही है कि हम इसे वाइट कमीशन कहेंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे गोरे लोग हैं और ये सारे के सारे गोरे लोग जो हैं वो हमारे घर के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और इसे हम श्वेत कमीशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसी के लिए दिसंबर 1927 मद्रास का एक सेशन बुलाया जाता है, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये तो हम मिलते ही हैं, ठीक है। और एम ए अंसारी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। अंसारी साहब ये बोलते हैं कि हम जो है इसका बहिष्कार करेंगे, वही रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है, एक आपका प्रस्ताव दिया जाएगा। वो कांग्रेस का जो कंटेम्प्रेरी जो स्टाइल है, ठीक है, उस तरीके से हम देखते हैं वी आर गोइंग टू बाइकॉट दिस जो आपका कमीशन है इसको हम बाइकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, जहां कहीं भी जाएंगे उसका विरोध करेंगे, ऐसा हम करेंगे। और इस तरीके से आप देखते हैं फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस रिचार्ज हो गई है। अभी बैकग्राउंड में कौन आने वाले हैं? मोहनदास करमचंद गांधी। तो थोड़े से ब्रेक के बाद गांधी मिलेंगे और फिर से गांधी जी के नेतृत्व में कहानी घटनाएं देखने को मिलेंगी। 3 फरवरी 1928 दैट इज द टाइम थी कि जब आप देखते हैं कि साइमन कमीशन जो है बॉम्बे आता है और लोग जो है उसका विरोध करने के लिए आगे आ जाते हैं और वो कहते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो साइमन कमीशन इस तरीके से कितना फेमस हो चुका है। साइमन मतलब कौन? दैट मीन्स उसका चेयरमैन, ठीक है, और गो बैक मतलब सब जाओ बाकी जाओ, ठीक है। और काले झंडे जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से काले झंडे, विरोध प्रदर्शन, ये सब घटनाएं होती हैं और जहां जहां ये साइमन कमीशन जाता है वहां हर जगह यही चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि पूरी कांग्रेस, ना केवल कांग्रेस बट हम देखते हैं कि सभी राजनीतिक दल जो मतलब मुस्लिम लीग हैं और बाकी जो दल हैं वो भी इसका विरोध करते हैं, बिकॉज ठीक है नन ऑफ द इंडियंस दैट इज द मेंबर ऑफ द कमीशन, ठीक है। और इस तरीके से घटना देखने को मिलती है। और इसी घटना के दौरान 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में जब कमीशन आता है तो यहाँ पर लाला लाजपत राय वो विरोध की अगुवाई कर रहे हैं और इसी अगुवाई में एक लाठीचार्ज हो जाता है। इस लाठीचार्ज का ऑर्डर देता है सॉन्डर्स, ठीक है। अभी आप देखिए, अभी कहानी बताई थी, सॉन्डर्स जो है लाठीचार्ज का आदेश दे देता है और ये लाठीचार्ज के दौरान हमारे जो लाला लाजपत राय हैं वो घायल हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिसे मारा है भगत सिंह ने, ठीक है। तो हमारे क्रांतिकारी जो हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं और लाला लाजपत राय जब वेंटिलेटर पर हैं, जब मतलब मृत्यु की घड़ी निश्चित है, तो उस समय कहते हैं कि मेरे ऊपर, दैट मीन्स जब उन पर लाठियां आ रही हैं या वेंटिलेटर पर हैं, तो उस समय कहते हैं कि कोई बात नहीं, जितनी लाठी मारोगे वही मेरी क्या है आखिरी कील साबित होंगी, और वो भी ब्रिटिश कॉफिन में। मतलब दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि मारते जाइए, जितने मारते जाइए उतनी ही कीलें आपके जो है ब्रिटिश कॉफिन में आ जाएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। द लास्ट नेल टू द कॉफिन्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस तरीके से डायलॉग हुआ जी। ये डायलॉग हमने लाला लाजपत राय के शुरुआत के इंट्रोडक्शन में भी देखा था। तो दिस इज द डायलॉग, ठीक है, दैट वाज रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मेरी स्लाइड्स भी बार-बार आपको रिवाइज करा रही हैं, तो यदि आप इनको गौर से देखेंगे तो सारी की सारी आप देखेंगे सीक्वेंस के आधार पर हम देख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको लाला लाजपत राय के बारे में डिटेल में बता दिया है, ठीक है, और उनको बताया था कि 1928 में उनकी डेथ होती है और ये डायलॉग्स भी आपको मैंने बताया था और ये डायलॉग्स क्यों दिया जा रहा है अब आपको क्लियरिफाई होगा। तो डायलॉग्स पहले से पता चल गया था, अब उसका कारण पता चल गया, रीजंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर सारी चीजें एक साथ बता दूं तो शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम धीरे धीरे बैकग्राउंड से चलते जाएं, कनेक्ट करते जाएं तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इस तरीके से लाला जी हमारे साथ विदा हो चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक तो पहले ही खत्म हो चुके थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सैंडर्स की हत्या, ठीक है, के बाद कि केस को ही लाहौर केस कहा जाता है और लाहौर केस के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ये हमने देखा है, ठीक है। हालांकि भगत सिंह को पकड़ा कहां जाता है ये आपको पता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के समय, करेक्ट है, वो हमने देखा था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये घटना जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से भी जुड़ी हुई है। अब देखो, उन दोनों चीजों को एक साथ लेकर नहीं चलाया जा सकता, हाँ उसको एक अलग रखा जाएगा, इसको एक अलग रखा जाएगा। नाउ फाइनली हम इस तरीके से कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं सीक्वेंस ही लेके आ रहा हूं, ठीक है, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिर भी कोशिश रहती है लेकिन कनेक्शन आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। 27 में दैट इज द टाइम, ठीक है, 1930 का समय आता है और साइमन कमीशन इधर उधर घूम कर दुनिया में
और आप देखेंगे कि जो है साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देता है। कमीशन है और कमीशन का काम है एक रिपोर्ट सबमिट कर देना। ठीक है भाई, रिपोर्ट सबमिट कर दी जा रही। अब इस रिपोर्ट के बेस पर आपको बनेगा 1935 का एक्ट, ठीक है, द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। ध्यान दीजिएगा, उस पर इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। तो इस रिपोर्ट में क्या है वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रीति जी आपके कमेंट के लिए। और साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट में क्या बताता है, रिकमेंडेशंस देता है, और ये रिकमेंडेशंस जो है आगे चलकर हमारे 1935 के एक्ट में देखने को मिलेंगी। डायरकी वाज अनसक्सेसफुल। वो बोलते हैं कि भैया कि ये द्वैत शासन व्यवस्था जो है वो सफल नहीं रही, इसको क्या करना चाहिए, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। प्रांतों में, दैट मीन जो प्रोविंस हैं हमारे, उसमें हम इसे समाप्त कर देंगे। और मैंने आपको पॉलिटिकल जो आपके सिनारियो, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आप कनेक्ट करके आप आसानी से देख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1919, ठीक है, 1919 में आपने देखा प्रोविंस में क्या है, हमने डायरकी लगाया था। प्रोविंस मतलब प्रांत, प्रांत में हम देखेंगे डायरकी का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा जैसा कंसेप्ट। मैं लोकसभा राज्यसभा नहीं कह रहा, बट लोकसभा राज्यसभा जैसा कंसेप्ट हमने देखा था वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। उसे हमें खत्म कर देना चाहिए, और इसे जो खत्म करके वो क्या कर देंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में लागू कर देंगे। इसके अलावा दे रिकमेंडेड स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ऑटोनोमस गवर्नमेंट, एक स्वायत्त सरकार की स्थापना की सिफारिश की साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। दिस इज द रिपोर्ट दैट वाज, ठीक है, जो बाद में आपको देखने को मिलेगी। और गवर्नर की जो शक्तियां हैं, विशेष शक्तियों को बनाए रखने की बात की जाएगी। दैट मींस जैसे ऑर्डिनेंस है ना, आर्टिकल नंबर आई थिंक 123 है, ठीक है, वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो गवर्नर के पास पावर बनी रहनी चाहिए। गवर्नर जो है वो पावरफुल है, ठीक है, वो जब आपका सेशन नहीं चल रहा उस समय ऑर्डिनेंस या बिल पास करा सकता है, ऐसे पावर होने चाहिए। ये हमने देखा आपकी साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। दैट मीन्स वी आगे देखेंगे, द फ्रेंचाइज वॉज टू बी एक्सटेंडेड इन लेजिस्लेटिव वर्क टू बी द इनलार्ज, विधानसभाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। हमारे जो प्रोविंस हैं उनमें क्या है, हमारी विधानसभा है, मतलब आप देखेंगे, और इस विधानसभा या विधानमंडल हम कह सकते हैं, और इसमें डायरकी को खत्म कर दीजिए। पहले तो ये हमने डायरकी खत्म कर दी, दूसरा इनका एक्सटेंशन भी किया जाए, क्योंकि भारत की जो टेरिटरी है उसके हिसाब से अलग अलग विधानसभाएं बनाई जाएं। जैसे हमारे देखेंगे भाई आज की डेट में 28 राज्य हैं, और 28 राज्य में आपको विधानसभा देखने को मिलती है। वैसा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत जो भी स्टेट्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हम ये 1935 के जो एक्ट आएगा उसमें थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि विधानसभा का विस्तार क्या होगा। दूसरा, मताधिकार का विस्तार भी किया जाना चाहिए, ठीक है, जो आपका जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ठीक है, आज की डेट में आर्टिकल नंबर 326 इसके बारे में बताता है भारत का संविधान। तो ऐसी ही व्यवस्था को एक्सटेंड करेंगे, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा, ऐसा रिकमेंडेशंस किसने कहा, साइमन कमीशन से। हालांकि ये आप देखेंगे 1909 में हमने देखा था क्या, जो सेपरेट इलेक्टोरल है दैट वाज फॉर मुस्लिम्स। 1919 में हमने देखा वो उसका सेपरेट इलेक्टोरल 2.0 वर्जन, और यहां पर हम देखेंगे 1932 में ये सेपरेट इलेक्टोरल जो है आपको 3.0 देखने को मिलेगा, और यही आपको 1935 के एक्ट में भी दिखेगा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, जो आपका वयस्क मताधिकार वाला कंसेप्ट है, ठीक है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसको मताधिकार कहें, वयस्क मताधिकार ना कहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, और मताधिकार कहें, दैट मींस, ठीक है। आगे हम देखते हैं, वर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड शुड बी प्रोवाइडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ठीक है। वर्मा, म्यांमार को अलग कर दिया जाएगा, और 1935 के एक्ट में आपको क्लियर दिखाई देगा कि म्यांमार या वर्मा को अलग कर दिया जाएगा। तो इंतजार करिए 1935 का एक्ट, ये हमारी कमीशन की रिपोर्ट जो है उसमें एग्जीक्यूट होगी। लेकिन बिफोर गोइंग टू द फर्दर, वहां तक जाने से पहले हमें कुछ और घटनाओं से होकर गुजरना होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग जो आपकी घटनाएं हैं वो क्या क्या है, साइमन कमीशंस ने बहुत सारी जो है दैट ये देखिए, ये क्या है कि प्रोविंस जो हैं वो किस आधार पर किया जाना है, संघ के क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन तरीके से कह सकते हैं कि जो विधानसभाओं को एक्सटेंड करने की बात की, सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर नहीं बल्कि प्रांतीय परिषदों अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुना जाएगा। ये
पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आप देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शंस मतलब क्या है? ठीक है, सीधी सी बात है। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब हम जैसे हमारे एमपी को चुनते हैं, जैसे हम एमएलए को चुनते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव, ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। तो ये इस तरीके से सदस्यों को चुने जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब कहानी यहां बढ़ती है। जैसे अब आप देखिए, अब आप चिल्ला रहे थे क्या, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और साइमन गो बैक की जो गूंज है वो आपकी सचिव के पास भी पहुंच जाती है, जो हमारे बिर्किनहेड होते हैं, ठीक है। और ये सचिव साहब जो हैं वो एक चैलेंज करते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि तुम लोगों ने साइमन कमीशन को क्या समझ रखा है, ठीक है। और साइमन कमीशन का आपने गो बैक करके जो है उनको गो एंड गॉन ही कर दिया। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, हमने उसको पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी इंडियंस को चैलेंज करता हूं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो। आप ही कोई ऐसा सुझाव दे दो, आप इतने ज्यादा जो है पढ़े लिखे हो, आप इतने ज्यादा होशियार हो, ठीक है, तो आप ही जो है कहीं ना कहीं आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो और ये बताओ कि कौन सा ऐसा कोई संविधान दे दो जिससे सारे के सारे भारत के लोग, सभी के सारे लोग वर्ग जो है वो एक्सेप्ट कर लें। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अब आप देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरल तो चल ही रहा है और यहां पर एक चैलेंज ये दे देते हैं कि आप ही कोई ऐसा संविधान बना लो, ठीक है, और उस संविधान को सभी लोग एक्सेप्ट करें, ऐसा हम आपको चैलेंज दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? दैट मींस, ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर द इंडिया एंड ही वाज चैलेंजिंग टू द इंडियंस पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चैलेंज करते हैं। उसमें से हमारे वकील साहब जो है मोतीलाल नेहरू, वो कहीं ना कहीं जो है इस एक्सेप्ट को क्या करेंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई लव चैलेंजेस, ठीक है, और चैलेंज मुझे बहुत पसंद है और इस चैलेंज को ये एक्सेप्ट करते हैं और यहीं से बैकग्राउंड, यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी नेहरू रिपोर्ट की। तो मोतीलाल नेहरू जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट कैसे होगा वो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो वी आर दैट मींस मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ रहे हैं और नेहरू रिपोर्ट की ओर आ रहे हैं, ठीक है। 1928 तक का सफर लगभग हम तय कर चुके हैं और 1928 में द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लॉर्ड बिर्किनहेड चैलेंज द इंडियंस टू प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशनल दैट वुड बी एक्सेप्टेड टू द ऑल। आप ऐसा कोई संविधान निर्माण करने की व्यवस्था कर लो जो सभी वर्ग के लिए क्या हो, आपकी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है भैया, मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए 28 फरवरी 1928 को एक ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाती है जिसमें हम सभी राजनीतिक दलों को इनवाइट करते हैं। द चैलेंज वाज एक्सेप्टेड, बोला हम ठीक है सारे के सारे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी के सारे चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद जो है 28 फरवरी की इस मीटिंग में जो है डिस्कशन किया जाता है कि नेहरू जी, ठीक है, मतलब मोतीलाल नेहरू जी जो है, आप जो लोग हैं आप इस तरीके का एक व्यवस्था करिए कि उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए, उसका एक खाका तैयार करिए जो हम जो है अंग्रेजों के मुंह पर मार देंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक कमिटी consisting of the 8 was the constituted to draw up a blueprint for the future constitution of India। भारत के भावी संविधान को लेकर, मतलब जो भविष्य में बनने वाला है उसको लेकर ये कमिटी या रिपोर्ट जो है वो एक क्या करती है, दैट मींस एक ब्लूप्रिंट या कह सकते हैं एक आपका उसका खाका तैयार करने वाली है, जिसके अध्यक्ष कौन है, हमारे मोतीलाल नेहरू। और इसीलिए इस रिपोर्ट को कहा जाएगा नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू का नाम है, ना कि हमारे जो आपके जो जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट की जो कमेटी बनाई जाती है उसमें आप देखेंगे कि अध्यक्ष तो हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, बाकी इसमें और कौन कौन लीडर हैं उनके नाम आप यहां देख सकते हैं। तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे, अली इमाम हो जाएंगे, MS अने हो जाएंगे, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GR प्रधान एंड सुभाष चंद्र बोस। नाम तो सुना ही होगा। आजादी जो है वो मांगी नहीं जाती, आजादी छीन ली जाती है, ठीक है। ये डायलॉग जो है सुभाष चंद्र बोस का होगा। तो अभी देखेंगे हम आगे। तो सुभाष चंद्र बोस वाज आल्सो द यंग लीडर एंड ही वाज द पार्टिसिपेशन इन दिस काइंड ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। और संविधान बनाने को लेकर बात की जाएगी। तो नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या करेंगे, मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इस रिपोर्ट में क्या पॉइंट होंगे वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड द नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ बातें की जाएंगी, उन पर हम बात चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू द मोतीलाल नेहरू। और ये नेहरू अपनी रिपोर्ट में जब बात करते हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं, पहला पॉइंट उसमें आप देखेंगे, द डिमांड ऑफ द डोमिनियन स्टेट।
हमें जो है एक अधिराज्य की मांग कर रहे हैं। डोमिनियन स्टेट क्या है? डोमिनियन स्टेट को पहले समझ लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत इंडिया को एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, जो कहीं ना कहीं क्या है, जिसको चलाने के लिए कौन होंगे? इंडियंस होंगे। लेकिन इंडियंस लोग जो है कोई भी चीज जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछकर नहीं करेंगे। जैसे यदि हमें चाइना पर बम फेंकना है, मान के चलिए, कि चाइना पर बम फेंकने के लिए क्या हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट या वो आंटी से पूछने की जरूरत है? नहीं है। हम इतने फ्री हैं, हम जो है कह सकते हैं संप्रभु राष्ट्र हैं, और हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम चाइना पर बम फेंक देंगे। लेकिन यदि डोमिनियन स्टेट रहे होते हम यदि अधिराज्य रहे होते, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछने जाना पड़ता है, क्या भैया वहां पर हम जो है पटाखा फोड़ दें? इस तरीके से हम देखेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट में? वी आर, दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देख लीजिए। आकांक्षा जी, मैंने आपको यही बोला कि ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू से रिलेटेड है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। अभी जवाहरलाल नेहरू तो एक्शन में आए ही नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू का अभी कोई लेना देना नहीं है। यहां पर इनके फादर जो हैं मोतीलाल नेहरू, वो इसके अध्यक्ष होंगे। मैंने इसी पॉइंट पर ज्यादा फोकस किया था क्योंकि कंफ्यूजन होता है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नेहरू रिपोर्ट इस मतलब ये यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट इज रिलेटेड टू द मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, और इस तरीके से आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा। तो पहला पॉइंट यदि हम देखें तो यही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही हमें आजादी दे दो, और ये जो है उसे कहा जाएगा डोमिनियन स्टेट। और मैंने आपको ये बताया कि भारत 1947 में डोमिनियन स्टेट ही मिलेगा आपको, जो है 1947 में आप डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा आपको मिलेगा। आप तो संप्रभु बनोगे 1950 में, जब हमारा रिपब्लिक आपका घोषित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1947 की जो डिमांड पूरी होगी वो एक्चुअली यही होगी डोमिनियन स्टेट की। हालांकि हम डोमिनियन स्टेट पर अभी बहुत सारा पंगा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा सारी चीजें। तो मोतीलाल नेहरू पहला यही बोलते हैं कि हमें जो है डोमिनियन स्टेट की डिमांड को पूरा करो, हमें ऐसा ऐसा आप दे दीजिए। ओके, ठीक है साहब, ठीक है। फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, केंद्र में एक पूर्ण जिम्मेदार सरकार की डिमांड हम करते हैं। ये अगला पॉइंट है हमारी नेहरू रिपोर्ट का, जिसके अध्यक्ष हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। सेंट्रल में जो है आपकी जिम्मेदार सरकार होगी, तो प्रांत में जो है ऑटोनॉमिस गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए कि वो अपना काम कर सके, ठीक है। कोई भी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको लेकर हम कह सकते हैं। सेपरेशन ऑफ द सेंट्रल एंड जो आपकी जो प्रोविंस है उनकी पावर में डिवीजन होना चाहिए। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे हमारे जो शेड्यूल हैं, उन शेड्यूल का 7th शेड्यूल क्या कहता है? दैट मींस सेंट्रल, ठीक है, स्टेट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना, विषय बटे हुए ना। कोई किसी के मामले में दखलंदाजी नहीं करता है, ऐसा आपने देखा होगा। वो बात अलग है कि भैया बंगाल में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दो ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप सभी लोगों को, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि द रिमूवल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रणाली को हटाया जाए। सेपरेट इलेक्टोरल सबसे पहले कब आया था? 1909 में आया था, डू यू रिमेंबर? और ये 1909 में सबसे पहले किसके लिए दिया गया था? वो रेनकोट वालों के लिए दिया गया था, डू यू रिमेंबर? अब यहीं से पेच फंस जाएगा। क्या मुस्लिम वर्ग जो है इसको एक्सेप्ट करेगा? यस और नो जानने के लिए देखिए अगली स्लाइड, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग इसी मुद्दे को लेकर बोलेगा ना 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 ना, हम सेपरेट इलेक्टोरल को कैसे छोड़ देंगे भाई, ठीक है। वी कैन नॉट, दैट मीन्स, ठीक है, वी कैन नॉट एट दिस पॉइंट दैट द मूवमेंट, ठीक है। हम नेहरू रिपोर्ट में इस पॉइंट का विरोध करते हैं, बाकी पॉइंट तो चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहीं से हमारी अगली कहानी जुड़ी है, वो है जिन्ना, और जिन्ना के अगला जो पॉइंट है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो नेहरू की रिपोर्ट है, उससे कनेक्शन मैंने आपको जोड़ दिया है। बाकी अभी देखते हैं कि नेहरू जो है और क्या क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। नेहरू ये बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेटिव एट द सेंटर्स, ठीक है, केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए। मतलब दे आर डिमांडिंग जस्ट लाइक द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। भाषाई के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, और कुछ फंडामेंटल राइट्स की भी डिमांड कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, आने जाने की स्वतंत्रता, दुनिया भर की स्वतंत्रता, जो आपको आर्टिकल 19 में दिखाई देती है, ठीक है, 1920 जो आपके फंडामेंटल राइट्स अभी हैं। तो इस तरीके से ये कुछ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पेच कहां फंसेगा? ध्यान दीजिएगा, पेच फंसेगा आपके जो सेपरेट इलेक्टोरल है। अभी चर्चा करेंगे उस पर।
तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या नेहरू रिपोर्ट ए रिवर्सल ऑफ द लखनऊ पैक्ट? अब लखनऊ पैक्ट याद है आप लोगों को 1916 1916 में हमने क्या बात की थी? 1916 में हमने ये बात की थी कि जो दैट मींस मुस्लिम लीग है, दैट मीन द सेपरेट इलेक्टोरल, दैट मीन सेपरेट इलेक्टोरल जो है वो हमें एक्सेप्टेबल है, यस। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में उस सेपरेट इलेक्टोरल को हटाने की बात की गई थी, उसको खत्म बाय बाय करने की बात की थी। तो आपका क्वेश्चन जो है बनता है कि क्या नेहरू रिपोर्ट जो है लखनऊ संधि के विपरीत था? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यस, ठीक है, इट वाज दैट मींस बिल्कुल बिल्कुल उसके अगेंस्ट में था। क्योंकि लखनऊ संधि, डू यू रिमेंबर, जब हमने देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो दोस्ती कर रहे हैं, वो मोहब्बत परवान पर चढ़ रही है, और उस मोहब्बत के दौरान आपने सेपरेट इलेक्टोरल जो है उसको एक्सेप्ट कर दिया था। और बेसिकली कहते हैं ना, ठीक है, एक अंग्रेजी में कहावत है, लव टर्न्स एवरी पिंपल इनटू डिंपल, ठीक है। तो ना प्यार में जो है कह सकते हैं हर चीज जो है हरी हरी दिखाई देती है, हिंदी वर्जन उसका ऐसा कुछ है, ठीक है। तो पिंपल डिंपल जो है वो आपको सब इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो वैसे ही आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि ये तो मतलब जब दोस्ती हुई तो सेपरेट इलेक्ट्रॉल कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट इलेक्ट्रॉल वैसे लिए एक्चुअली पिंपल था और ये आपके लिए डिंपल दिखाई दे रहा है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 1916 में हमने जो है एक्सेप्ट कर लिया था। अब जाके ध्यान आया कि भैया कि नहीं, ये डिंपल नहीं है, एक्चुअली ये पिंपल है, दैट मींस ये, और नेहरू रिपोर्ट में इस घटना को उन्होंने क्या कर दिया, विपरीत कर दिया। तो ये कहानी याद रख लेना, एवरी पिंपल इनटू डिंपल वाली बात, ठीक है। पिंपल डिंपल तो समझते हैं ना भाई, ठीक है, आप लोग युवा वर्ग हैं, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें तो पता ही होंगी, ठीक है। तो लव टर्न्स एवरी पिंपल इनटू डिंपल्स, ठीक है। प्यार में या सावन के अंधे को जो है हर चीज हरा हरा दिखाई देता है। सावन का मौसम भी चल रहा आने वाला है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या है ये, ठीक है। तो कहानी को जोड़िएगा और इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योंकि वहां पर क्या है कि लखनऊ संधि के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट में, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी जो आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बनेगी। इट वाज आस्क्ड इन द जो है वो एग्जाम, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये कहानी तो हो चुकी है, अब गलती तो हो चुकी है। मिलते हैं दिसंबर 1928 और कैलकाटा में अपन पहुंचते हैं, और कैलकाटा में 1928 में एक वही चीज है, नेहरू साहब जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नेहरू साहब कौन है? जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मोतीलाल नेहरू जो है अपनी रिपोर्ट रखते हैं कांग्रेस के सामने, और यहां पर इस रिपोर्ट को क्या है, मंजूरी दी जाती है। दे आर गोइंग टू दैट मींस, ठीक है, एक्सेप्टेड। और इस रिपोर्ट को वहां बोला, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखे हो, बहुत सेपरेट इलेक्टोरल, हाँ ये भी है, ये डिंपल विंपल नहीं चलेगा, दैट मींस ये पिंपल नहीं चलेगा, आप डिंपल, हाँ ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू एक्सेप्टेड, नेहरू रिपोर्ट को मंजूरी दे दी जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सारे के सारे जो है इसके बाद कलकत्ता में ही सभी पार्टियों को बुलाया जाता है कि भैया हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, आप इस पर जो है कहीं ना कहीं अपने विचार दे दीजिए। क्या सारे पार्टी के लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, वही डिंपल जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं विवाद का कारण बन जाएगा, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, आपकी मुस्कान में हमेशा डिंपल बनता रहे, ठीक है। तो वैसे ही है, ठीक है, यहां पर जो मुस्कान है दैट मींस, ठीक है, वो मुस्लिम लीग की खत्म, मतलब मुस्लिम लीग जो है इस मुस्कान में दिक्कत करने वाली है। मुस्लिम लीग के नेता ये कहते हैं, दैट मींस, ठीक है, इन्हें बोला कि नहीं, ये मुस्लिम लीग के या मुस्लिम लीग मतलब के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए गलत है। मुस्लिम लीग कौन है? ध्यान दीजिएगा, वो रेनकोट वाला, उन रेनकोट वाला के लिए दिक्कत है। और रेनकोट में कितने लोग आते हैं मैंने आपको बताया। एंड मुस्लिम लीग तो किसके लिए बात कर रही है? केवल मुस्लिम्स के लिए। क्या इंडिया में केवल मुस्लिम ही है? नो। तो the representative of the Muslim leagues are going to deny this kind of the concept separate electoral। हम मना करते हैं, हम separate electorals को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे रेनकोट वालों के लिए हानिकारक है, ये उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। था ना, वो कहते हैं ना, एक गाना आया था, बापू तू हानिकारक है। भैया बापू भी हानिकारक होने लगे हैं, एक गाना आया था, ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि पिता कभी किसी बेटे के लिए क्या हानिकारक नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम फादर्स डे मनाते हैं और यहाँ पर गाना बनाते हैं बापू हानिकारक है, ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये द्वंद्व क्या चल रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 28 मार्च 1929 दिल्ली में फिर से एक मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। और हम देखिए 1929 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वो टाइम है जब हम देखेंगे रावी पर शपथ लेने वाले हैं, ठीक है। और आगे चलकर एक कहानी आ जाएगी, आजादी अभी अधूरी है, रावी की शपथ अधूरी है।
आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, किस तरीके से हम चल रहे हैं। तो हमने देखा मोतीलाल नेहरू जो हैं वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट को जिन्ना साहब जो हैं वो मना कर देते हैं, और मना करते हैं तो ये घटना हमने देखी 28 मार्च को जो है दिल्ली में जो है जिन्ना साहब जो हैं वो कुछ अपनी डिमांड रख रहे हैं। बोला नहीं, हम इस जो है आपकी नेहरू रिपोर्ट को खारिज करते हैं, और इस नेहरू रिपोर्ट को खारिज करते हुए वो कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट आने दीजिए, और हमारी रिपोर्ट जो है वो है 14 पॉइंट्स, या दिल्ली की मांग भी कह सकते हैं आप इनको। और जिन्ना जो है 14 मांगे रखते हैं, और ये 14 मांगे क्या है, 14 डिमांड्स क्या है। 1928 के समय पर जिन्ना उन 14 मांग के साथ आते हैं और ये कहते हैं मुस्लिम शुड बी गिवन एन इक्विटी शेयर्स इन ऑल द सर्विसेज, मुसलमानों को पर्याप्त हिस्सा दिया जाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये रेनकोट वाले किसके लिए बात करेंगे, केवल एक ही व्यक्ति के लिए बात करेंगे, सिंगल पर्सन। और सिंगल पर्सन कौन है, दैट मींस जिसके आगे मुस्लिम लगा होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बहुसंख्यक प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1/3 हर मंत्रिमंडल में मुस्लिम्स बनाए जाने चाहिए। 1/3 दैट मींस 33%। 1/3 मतलब कितना हो गया, 100 में से 33 जो है वो मुस्लिम वर्ग से होने चाहिए, दैट मींस रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑल दीज, मैंने पूरी 14 डिमांड नहीं रखी हैं, 14 डिमांड नहीं रखी मैंने, लेकिन आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये डिमांड्स क्या हैं। दिस डिमांड इज नथिंग फॉर दैट मींस नथिंग बट दिस इज रिलेटेड टू द रेनकोट वाले के लिए। और ये रेनकोट वाले के अंदर कौन है, मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के अंदर कौन है, मुस्लिम वर्ग का ही रिप्रेजेंटेटिव है। केवल और केवल मुस्लिम वर्ग के लिए बात करेगी मुस्लिम लीग, और इस तरीके से हम देखते हैं कि कहानी आपको आगे देखी। तो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, मैंने आपको ये कहानी सीक्वेंस बता दी है। अब यहां पर क्या होगा, एक पेज फंसेगा, और जो लोग हैं डोमिनियन स्टेट, अब यहां पर कांग्रेस भी क्या करेगी, लड़ाई झगड़ा करना शुरू करेगी। बोले यार डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हम जो है डोमिनियन स्टेट्स को खारिज करते हैं, अब हमें चाहिए कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज का मतलब है दैट मींस सोवर्जन स्टेट या संप्रभु राष्ट्र, मतलब हमें कोई भी बम फेंकना है, कभी किसी पर लड़ाई करना है, तो हम जो है वो ब्रिटिश की आंटी के पास पूछने ना जाएं, ठीक है। हम अपना फ्रीडम खुद चाहते हैं, और इसे कंप्लीट को कहा जाएगा, दैट मींस इस कंप्लीट फ्रीडम को कहा जाएगा पूर्ण स्वराज, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं डिफरेंट स्वराज मांग रहा है, कोई देख मीन सी के कोई मांग रहा है कि भैया कि डोमिनियन स्टेट ही दे दो, कोई मांग रहा है कि भैया कंप्लीट स्वराज दीजिए। तो ये वो सिचुएशंस बन रही हैं, और मिलेगा क्या, वो भी आपको देखने को मिलेगा 1947 में। तो हम अब बढ़ रहे हैं कंप्लीट स्वराज की ओर, और 1928 में जब रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है 1928 में, रिपोर्ट पर चर्चा कब होती है, दिसंबर 1928। देखिए मैं ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, लेकिन उस रिपोर्ट की चर्चा के दौरान एक बात और सामने आती है, और वो है कांग्रेस के जो आइडियोलॉजीज है उसमें मतभेद। सम ऑफ द युवा लीडर, दैट मींस सम ऑफ द यंग लीडर आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, कांग्रेस के जो सर्वसम्मति से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो यंग लीडर हैं वो कहते हैं, बोला नहीं, वी आर गोइंग टू रिजेक्ट, हमें ये डोमिनियन का जो है स्टेट का जो दर्जा है, इस पहले पॉइंट पर ऑब्जेक्शन है, हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, वी नीड कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए। और आप देख रहे हैं कि युवा, और दैट मींस जो आपका कह सकते हैं एक आपका दैट मींस कि दो वर्गों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और जब भी विचारधाराओं में अंतर आता है तो गांधी याद आते हैं, और मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, बोला लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है, आप युवा हो, आप जो हैं पुराने हो, ओल्ड हो, ठीक है, आपकी विचारधाराओं में अंतर होना चाहिए, लेकिन हमें साथ लेकर काम करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना जनरेशन गैप, पिता और पुत्र के बीच में हो जाता है, ठीक है, तो मिलकर काम कर लें तो कितना अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पिता अपनी चलाता है, पुत्र अपनी चलाता है, और दोनों गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन यदि दोनों सामंजस्य के साथ काम करें, मतलब गांधी जी की सलाह पर काम करें, तो शायद चीजें बन जाएं। तो यहां पर यह बोल दिया जाता है कि थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए युवा वर्ग को, दैट मींस पेशेंस कर लीजिए, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, हम कर लेंगे। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से
इस तरीके से दो ग्रुप्स बन जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और गांधी जी ये बोलते हैं कि इन्हें 1 वर्ष का टाइम दीजिए, 1 ईयर्स का, 1 वर्ष का टाइम दे दो। यदि ये डोमिनियन स्टेट वाला जो है दर्जा एक्सेप्ट कर लेते हैं, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो हम जो है इस चीज को मान लेंगे। यदि 1 वर्ष का समय नहीं, दैट मींस, ठीक है, 1 वर्ष का समय गुजर जाता है और इन ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कुछ भी देने से मना कर देती है या नहीं देती है, तो हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और हमारा उसका उद्देश्य होगा कंप्लीट स्वराज, मतलब पूर्ण स्वराज। तो वी आर गोइंग टुवर्ड द कंप्लीट स्वराज। अब हम बढ़ने वाले हैं कंप्लीट स्वराज की ओर। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखिएगा, इसी को मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कहां पर। तो मैंने आपको ये बताया कि कांग्रेस के अंतर्गत 2 वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग क्या है, सॉरी इधर बना देता हूं, एक वर्ग क्या है, युवा वर्ग है, और एक वर्ग है जो है वृद्ध वर्ग है, या कह सकते हैं ओल्ड एज वाला है। तो ये युवा वर्ग क्या करता है, एक नई लीग बना लेता है, और इस लीग का उद्देश्य क्या होता है, कंप्लीट स्वराज। और ये अप्रैल 1928 की बात होती है। तो देखो मोटे तौर पर इन्होंने बना लिया है। अब देखो दिसंबर में तो मीटिंग के सामने आता है, लेकिन ये लीग पहले ही बन जाती है, जिसमें शामिल होते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, जिसमें आपके सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर आपके आएंगे। तो अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? युवा वर्ग का नेतृत्व जो है वो अलग डिमांड कर रहा है, वो बोल रहा है कंप्लीट स्वराज चाहिए, लेकिन वृद्ध क्या बोल रहा है, बोला डोमिनियन, अभी भी डिफेंसिव खेल रहा है। ठीक है, तो अब हमें फ्रंट फुट पर आकर जो है वो स्वराज की मांग करनी चाहिए, और वो स्वराज भी अधूरा नहीं चाहिए, वो कंप्लीट चाहिए। बोला अंग्रेज जाओ बाहर, ठीक है, हम पूरा संभाल लेंगे। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द यू, दैट मींस यंग लीडर्स, और ये जो है वो वृद्ध लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं आ रही? ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड एज वाले हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे स्लोली आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन युवा बोलता है नहीं, हटाओ, बस्ता बंद करो और जाओ अंग्रेज, हम संभाल लेंगे हमारा देश। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप लोग जो है ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया की स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1928 में होती है, अप्रैल 1928 का समय होता है। और इसमें कुछ और लीडर नाम आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और इसके अध्यक्ष होते हैं श्रीनिवास अयंगर। ऑल दीज आर द यंग यूथ, ये यंग युवा विंग होती है जैसे कांग्रेस की, वैसे ही आप समझ लीजिए। और युवा नेताओं ने इसे खारिज कर दिया, कौन सी रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और नेहरू रिपोर्ट को जब खारिज कर दिया जाएगा तो इनका उद्देश्य क्या होगा, कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज देखेंगे। और ये बात फाइनली कहां पता चलती है, कलकत्ता के सेशन में 1928 दिसंबर के समय पर। ठीक है, अब लड़ाई की वजह तो आपको समझ में आ चुकी है। लड़ाई की वजह भी मैंने आपको बताया, नेताओं के बीच में फूट पड़ जाएगी, और गांधी जी आकर बीच में बोलते हैं कि 1928 में कि यदि गवर्नमेंट को हम 1 साल का समय दे दें, मतलब 1928 दिसंबर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, और उन्हें 1 वर्ष का टाइम दे देते हैं, 1 ईयर का टाइम दे देते हैं, मतलब 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लें, मतलब डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दें, या हमारी नेहरू रिपोर्ट जो हमने बनाई है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज 1 ईयर के बाद हम जो है आगे स्टेप की ओर आएंगे, और हमारा उद्देश्य क्या होगा, पूर्ण स्वराज ही होगा, दैट मीन्स द कंप्लीट स्वराज। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहानी जो बताई थी उसी चीज को, यदि सरकार नहीं मानी, यदि सरकार ने नहीं माना 1 साल के भीतर या 1 साल के अंदर, in such conditions we will launch another campaign, and this campaign is related to the complete स्वराज। और ये होगा हमारा फिर से अगला नॉन वायलेंट CDM, दैट इज द, कह सकते हैं आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वही था जो हमारा असहयोग आंदोलन का सेकंड वर्जन जो पेंडिंग था। तो असहयोग आंदोलन का दूसरा भाग अब 1929 में लॉन्च होगा। तो मेरी बात समझ में आ चुकी है। अब इस तरीके से हम ये व्यवस्था को और देख रहे हैं। अब यदि हम देखेंगे तो मैंने आपको पीछे बैकग्राउंड में बताया था कि एनसी कोऑपरेशंस के समय फर्स्ट टाइप का जो चल रहा था, और उसके बाद ही सीडीएम आपको लॉन्च करना था सेकंड। लेकिन उसी के पहले ही क्या होती है, एक आपकी घटना होती है चोरी चोरा इंसिडेंट, और चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से ये सीडीएम लॉन्च नहीं हो पाता। और ये सीडीएम अब लॉन्च होगा 1929 में। लेकिन पहले 1 साल का समय तो दे दें, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट यदि हमारी मांग लेती है, मतलब नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है,
तो हम उसका दैट मीन्स बात कर लेंगे, वेट करते हैं 1 ईयर। और इस तरीके से युवा वर्ग भी मान जाता है, बोला यस ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है कोई बात नहीं, 1 वर्ष का समय है, देख लेते हैं, हमें तो पता है अंग्रेज नहीं मानेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है तो देख लेते हैं, 1 साल का और इंतजार कर लेते हैं कैसा क्या होता है, ठीक है सिचुएशंस को क्या है, संभाल पाते हैं नहीं संभाल पाते। तो इस तरीके से युवा वर्ग और जो वृद्ध वर्ग है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो गांधी जी के द्वारा सॉल्व कर लिया जाता है। तो 1 वर्ष का समय आप भी दे दीजिए, मतलब कह सकते हैं 1 दिन का समय, इसके बाद की कहानी को हम अगले कल एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को? यदि आ चुकी है तो आप मुस्कुराकर मुझे युवा वर्ग है तो नाराज तो नहीं है ना, मतलब 1 वर्ष जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेरे कहने का मतलब है दैट मीन्स 1 वर्ष का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके जो यूथ है उनको थोड़ा सा तसल्ली मिल जाती है और ये कहानी अब आएगी 1929 की ओर। तो तब तक मतलब कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को समझ में आ चुका होगा, और यदि समझ में आ चुका होगा तो मुस्कुरा कर आप गुड बाय कह दीजिए, और आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? Sir, I want to know that what is the difference between history and history optional? Oh, देखिए छोटा सा डिफरेंस तो मैं आपको यही बता देता हूँ, हिस्ट्री की बात करें और हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें तो हिस्ट्री ऑप्शनल में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आपका जुड़ जाता है, ठीक है दैट मीन्स, ठीक है हिस्ट्री जैसे जनरल आप यदि करें जीएस में तो वहां आप देखेंगे कि आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न ये 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका ये 4 सेक्शन हो जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका जुड़ जाता है, ठीक है। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में भी है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में हो जाता है। अभी देखिए ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए एंशिएंट मिडाइवल हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शनल में, दूसरे वाले में आप देखेंगे कि आपका मॉडर्न और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री जुड़ जाता है। हाँ थोड़ा सा डिटेल वाले सेक्शन में आपका आ जाएगा। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, ये थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा ऑप्शनल वाले में, आर्ट एंड कल्चर पर भी थोड़ा सा फोकस करना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। अब जैसे देखिए और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वे में आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल वे में का मतलब कह सकते हैं एंशिएंट, और जनरली क्या होता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यदि हम देखें जिस जनरली के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडाइवल को लोग स्किप कर देते हैं, वो मॉडर्न पर ही फोकस होते हैं, ठीक है। तो एक फर्क ये भी हो जाता है। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक तो एंशिएंट और मिडाइवल, एंशिएंट और मिडाइवल को जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि मिडाइवल और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शनल वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल वाले फॉर्म में आपको देखने को पड़ेंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल के जीएस ऑप्शनल का ये पहला वाला पार्ट होता है, ये ऑप्शनल का सेकंड वाला पार्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये अब इसमें थोड़ा सा देखिए, जैसे आपको स्पेशली यदि हम सब्जेक्ट्स की बात करें, ये तो एक मैंने आपको मोटे तौर पर समझा दिया कि एंशिएंट और मिडाइवल वाला हो गया, ये मॉडर्न और ये वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। अब देखिए बेसिक्स तौर पर हम देखें कि इनमें और क्या क्या फर्क हो सकते हैं, तो मैं एक टॉपिक के तौर पर एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपको क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर, इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हम कह सकते हैं, जैसे आपका देखिए आपका जो कल्चर वाला पार्ट है वो आपका देखने को मौर्यन कल्चर है, ठीक है, गुप्तास कल्चर है, ठीक है, गांधार शैली है, ठीक है, आपका जो मथुरा शैली है, इन पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। आर्ट एंड कल्चर्स जैसे मुगल की बात करें, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात करें, इनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये टॉपिक्स का डिफरेंसेस के पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि यहां पर आपको डिटेल में जाना होगा और डिटेल में फिर वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे मान के चलिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, इंपैक्ट मतलब कह सकते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो थोड़ा सा वहां से कनेक्ट करके आपको देखना होगा। तो ऑप्शनल
थोड़ा सा डिटेल फॉर्म होता है आपका जीएस से। हालांकि यदि आप लेकिन ये थोड़ा वास्ट होता है, ठीक है। यदि आप ऑप्शनल पे भी जा सकते हैं तो आप ले सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई होगी आपको थोड़ा बहुत। दूसरा और एक और चीज होता है ऑप्शनल में, सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं कि मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैपिंग भी होती है, मैपिंग भी होती है। और मैपिंग्स में जैसे आप देखेंगे कि भाई आपसे पूछ लिया जाएगा कि धौलावीरा कहाँ है, ठीक है, लोथल कहाँ है, ठीक है, आपसे भीमबेटका पूछ लिया जाएगा। तो मैपिंग के क्वेश्चंस बनते हैं ऑप्शनल फर्स्ट में। ये जनरली एंशिएंट और मिडाइवल वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। तो ऑप्शनल में इस तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से पूछने को देखने को मिलते हैं कि कौन सी जगह कहां पर है, कौन सी जगह कहां नहीं है, ऐसा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑप्शनल में ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगी। आप ऑप्शनल के पेपर देखिए, मैं आपको ये कहूंगा, और उस पेपर से थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज की सभा और कोई क्वेरीज और कोई क्वेश्चंस हो? हालांकि मैंने एक थोड़ा सा रफ आइडिया दिया है, ठीक है, इसमें भी बहुत सी चीजें हैं। सर मैपिंग की कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। देखिए मैपिंग की बुक्स कोई स्पेशली ऐसा तो नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आप उसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो एंशिएंट में आपको एक उपेंद्र सिंह की बुक आती है, ठीक है, और उपेंद्र सिंह की जो बुक है उसके द्वारा आप मैपिंग करने की कोशिश करिए और उससे आप फॉलो करें। जैसे जैसे आप स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के साथ साथ आप क्या करें, मैपिंग करते रहें, और मैपिंग करने के साथ साथ उसको आप अपना दैट मीन्स करते, तो इस तरीके से आपकी मैपिंग भी क्लियर हो जाएगी। अलग से आपको मैपिंग पे काम करने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैपिंग करना है लेकिन आप स्टडी के साथ साथ करते जाइए। जैसे हमने मथुरा देखा, जैसे गांधार शैली हमने देखी, तो उनका डेवलपमेंट कहां होता है। जैसे हमने महाजनपद देखे, आपने देखा होगा मैंने मैप रखे हैं, और मैप रखने का उद्देश्य यही है ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते जाए। जितना आप देखेंगे आकांक्षा जी मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी इसके लिए आपको सर से बात करनी होगी। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मैंने आपको वैसे अभी क्लास की स्टार्टिंग में बताया। यदि उनकी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सर से इसके बारे में चर्चा करें, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस सिनेरियो। हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के लोग भी कुछ डिमांड कर रहे थे, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑप्शनल व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, उसको लेकर आप जो है सर से चर्चा करें, क्योंकि कुछ नियम है फिर उनको हमें फॉलो करना होगा। फिर उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे या जो भी होगा, ठीक है। तो एक आइडिया है, आप कभी भी कुछ भी क्वेरीज होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि भाई कोई भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, आप उस तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा आपको, और कनेक्शंस करने के लिए थोड़ा सा यहां पर आपको देखना होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं विधिवत रूप से। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।